हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग का 3rd क्लास होगा। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट किया जा चुका है, इसी चैनल पर अपलोड है। ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकेंड का भी किया जा रहा है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। अभी तक 2 हो चुका है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं। आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पे जाए कोई वीडियो अपलोड हो तो। कि शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कनिष्क जो है, इसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। और ये पूछा जाता है, लुसेंट में बॉक्स बना के दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं बौद्ध संगीति, राजा कौन था उस समय, ये सब किसके शासन काल में हुआ था। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका आंसर होगा डी, बनवाली जो है ये क्या है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित है। संगमकालीन साहित्य में कोन एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये शब्द है एक प्रकार का, तो किसके लिए प्रयुक्त होते थे ये पूछा गया था। डी हो जाएगा इसका आंसर, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, स्कंदगुप्त थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र देव थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, एक खैराती अस्पताल था दार उल सफा। पूछा जाता है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? इसका आंसर देख लेते हैं, हो जाएगा बी, शाहजहां के समय में हुआ था, बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। अब पूछे कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, बी.डी. सावरकर संबंधित है। वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा सी, सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। 11 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अगर एग्जाम में आए कि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, तो एक ही बात है, इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो पद्माबाई रनाडे, ए आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें पूछा गया है कि सूची फर्स्ट में राजा का नाम दिया गया है कि कौन से राजा शासक करते थे किस क्षेत्र में, वही बताना है। देखते हैं, शशांक जो है बंगाल में शासन करते थे। खारवेल वंश की राजा कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और सिमुक जो है तो ये महाराष्ट्र में इनका शासन था। और भास्कर वर्मन तो असम में, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। शब्द दिया है, अर्थ दिया है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या, मेहराब का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा, इसका मतलब हो जाएगा तोरण। मिंबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोपानी उपदेश मंच, एक मिंबर होता है। खुतबा क्या है? तो खुतबा है धर्मोपदेश, एक प्रकार का खुतबा एक प्रकार का क्या है, धर्मोपदेश है। किबला क्या है? तो ये प्रार्थना के लिए काबा की ओर की दिशा बताता है। ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, हाँ ऐसा पूछा जाता है शब्द और अर्थ उसका बारे में, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं उतना। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में हुई थी। और ये अच्छा प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा बी, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं, ये गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में नहीं, नागपट्टिनम ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर तमिलनाडु कर लीजिए तब सही होगा। तो इसका पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये बी वाला हो जाएगा। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है? तो इस सबको मालूम है, काली मृदा हो जाएगी, बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका आंसर होगा ये, उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केंद्र दिया है और उद्योग दिया है। सूची फर्स्ट में केंद्र दिया है, सूची सेकेंड में उद्योग दिया है। बताना कि कौन सा उद्योग किस केंद्र में स्थित है। देखते हैं, देखिए जो नगोया है ये कहाँ पे है? तो सूती वस्त्र जो है नगोया में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कि ये सलेम जो केंद्र में क्या है? लौह एवं इस्पात है। उसके बाद लॉस एंजलिस में क्या है? तो हवाई जहाज उद्योग है। उसके आबादान में क्या है? तो तेल शोधन जो उद्योग है आबादान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केन्या से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये पूछा जाता है कितनी देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसको ट्रिक से कई यूट्यूब चैनल पर बताया गया, आप लोग देख सकते हैं उसको जाके। सौरमंडल से क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित एक फसली या फसलों में से कौन से खेतिहरों के लिए तात्कालिक नकदी जुटाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा मलेशिया में गन्ना और ब्राजील में कॉफ़ी। तो इसका 3 और 4 आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर, महत्वपूर्ण नहीं होता। वर्तमान में विश्व की आधी जनसंख्या केवल 6 देशों में रहती है, निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए। कौन कौन से? तो इसका आंसर होगा सी, चीन, फिर भारत, फिर यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे जीपीएस कहते हैं, जीपीएस का ये फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो किससे संबंध है पूछा गया है। तो इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया ऑप्शन में। अक्षांश और देशांतर रेखा का निर्धारण करना सही है। उपग्रह पुंज है, ये एक तरह से उपग्रह पुंज का कार्य करता है और मार्ग संचालन करता है। तो ये 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, तीसरा वाला इसमें ऑप्शन गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर अभी बताया, ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया पूछता है कि संविधान में जो जो लिया गया विचार उसका मूल स्रोत बताइए। तो वो लिया गया ये वाला भारतीय संविधान मूल अधिकारों का स्रोत लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और ये बहुत अच्छा प्रश्न, इससे 1-2 प्रश्न आता है, आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 43 यानी 43। गणतंत्रीय अवधारणा जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? इसमें कौन एक नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी। बी में क्या दिया कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं वही बताना है, तो इसका आंसर होगा बी। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती नहीं, गलत है, तो इसका आंसर इसमें पूछा कौन सा सही नहीं, तो बी हो जाएगा। बी वाला सही नहीं है। अब इसमें सही क्या होगा, तो इसको जानना जरूरी। धन विधेयक से प्रश्न आता है। धन विधेयक में क्या है कि धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होती है? लोकसभा से होती है। अब उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर उसे क्या कहते हैं? राज्यसभा में पेश किया जाता है। अब राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, रोक के रख सकती है। अगर 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा उसे पारित मतलब 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है, तो उसे क्या किया जाता है? लोकसभा में राज्यसभा से पारित माना जाता है कि राज्यसभा ने पारित कर दिया है। 14 दिन तक अगर अपने पास रख ले या तो नहीं भी उसके जवाब दे, तो लोकसभा अपने आप मान लेगा कि राज्यसभा जो है पारित किया जा चुका है वहाँ से। ठीक है। अभी एक प्रश्न इससे ये बनता है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 110 में जो है इसके अनुसार धन विधेयक की बात कही गई है और इसी के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये भी पूछा गया। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वही इसका निर्णय लेते हैं कि यह धन विधेयक है या नहीं। अब एक प्रश्न और बनता है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। उसे पूछा गया था कि कर सकती है कि नहीं, तो नहीं कर सकती है, लेकिन उसके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है राज्यसभा। ठीक है, लेकिन उसमें संशोधन कोई नहीं कर सकती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है?
इससे पूछा है कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अब ये प्रश्न जैसे पूछता है ना कि गैर नागरिकों को कौन सा प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को कौन सा प्राप्त है, तो ये लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दिया है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो घटना चक्र देखिए, उसमें डिटेल में कहीं कहीं बताया गया है, जो बॉक्स बना के बताया जाता है क्वेश्चन के नीचे, तो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे तो, अगर आपके पास समय ना हो तो। जैसे कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, किसकी सिफारिश की, तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि सरकार ने इस सिफारिश को नामंजूर भी कर दिया था। हाँ, बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज से जुड़े थे, उनके बारे में पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, इसका आंसर होगा सी, प्रतिषेध जो होती है, यानी प्रोहिबिशन भी कहते हैं इसको, या प्रतिषेध भी कह सकते हैं, तो यही रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ऐसा पॉलिटी की बहुत अच्छा प्रश्न है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों से, यानी राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्यों एवं केंद्र के बीच के करों को बंटवारे से, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें वित्त आयोग के बारे में अगर पूछे प्रश्न, ये प्रश्न बनेगा इससे, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है, तो इसके आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280, यानी अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में बताया कि इसके अनुसार वित्त आयोग का गठन का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, इसमें जो सही है वही बताना है। तो पहला दिया इसमें कि कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा और वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यदि ऐसे 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो तो पद रिक्त कर देगा, सही है ये। दूसरा में क्या दिया है कि कैग शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती हैं, सही है, कैग की शक्तियां इसी से व्युत्पन्न होती हैं। तीसरा में दिया कि कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है ना, तो ये गलत है, तीसरा गलत है। चौथा क्या दिया कि कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो सही है। तो इसका आंसर पूछा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। अब कैग के बारे में ये पूछ लेना कि किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहिए या कैग कहिए। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है, 148 अनुच्छेद से पूछता है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो होती है 5 वर्षों का होगा, तो इसमें देखते हैं कि क्या दिया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा ए, अपनी पहली बैठक की तिथि से होगा। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का। पंचायत से प्रश्न आता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुवादी सिद्धांत का घटक नहीं है। अब ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है घटक, इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तरजीविता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आश्वासित की जा सकती है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, एग्जिट पॉलिसी। आयात नियंत्रक दिया नहीं, ये नहीं होगा। एग्जिट पॉलिसी क्या होगा, निर्यात नीति होगा, और ये सही है। ईपीजेड क्या, निर्यात प्रोत्साहन है। एग्जिम स्क्रीन क्या, निर्यात परिधान है, या निर्यात आयात परिधान भी कह सकते हैं। और लरम्स क्या है, तो धन विनिमयता है। ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, ऐसे ही प्रश्न दे दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। गैट का तात्पर्य क्या है, इसका आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट का तात्पर्य है। आते 14 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, इसका आंसर होगा बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यधारा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली दक्षता संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें जो सत्य है वही बताना है। तो देखते हैं, पहला दिया कि दक्षता तब पाई जाती है जब उत्पाद के किसी भी संभव पुनर्संगठन के किसी अन्य की स्थिति बदतर किए बिना किसी की स्थिरता बेहतर न की जा सके, तो सही है।
दूसरा में क्या दिया कि कोई अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से अदक्ष है यदि यह उत्पादन संभावना फ्रंटियर के अंदर है, तो ये भी सही है। अब तीसरा इसमें देखते हैं क्या दिया है। न्यूनतम रूप से दक्ष अर्थव्यवस्था इसके उत्पादन संभावना फ्रंटियर यानी पीपीएफ जिसे कहते हैं इस पर होती है, तो ये भी सही है। चौथा इसमें दिया कि पेरेटो दक्षता, पेरेटो इष्टतमता और विनियोजी दक्षता सभी अनिवार्य रूप से एक ही चीज है जो संसाधन विनिधान में दक्षता द्योतित करती हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर होगा डी। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व यानी जिसे जीटीआर कहते हैं इसका मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर होगा बी, निगम कर है। भारत में औद्योगिक समूह विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं वही बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। औद्योगिक समूहों से बाजार में एकाधिपत्य का संवर्धन होता है, तो पूछा गया जो सही नहीं है वही बताइए, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हमें वास्तविक सूर्योदय यानी एक्चुअल सनराइज से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, ये सिंपल सा है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रकाश का अपवर्तन। और ये कई बार पूछा गया, आप लोग प्रीवियस देखते होंगे तो साइंस का प्रश्न है ये। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसीलिए। ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो होता है सामान्यतः कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। 30 से 40 भी दिया रहेगा, 40 डेसिबल भी दिया रहे तो वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एग्जैक्ट यही आंसर सही होगा, यही फिट बैठ रहा है। तो देख सकते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका आंसर होगा डी, टीन और शीशे के एक मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, अब किसका पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा। एक प्रकार का हड्डी में जो होता है ना, एक रोग होता है जिसे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। अब इसमें दिया है सूची फर्स्ट में कि ये दिया है अभिलेखी जो प्रक्रिया है, अभिलेखन प्रक्रिया किसका किस चीज़ का जांच करने के लिए होता है, तो ये सब ध्यान रखने योग्य आता है प्रश्न यहाँ से। तो इसका देखिए ईईजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मस्तिष्क की जांच करने के लिए। ईसीजी का प्रयोग क्यों होता है, तो हृदय का जांच करने के लिए। ईओजी का प्रयोग होता है आँख का जांच करने के लिए, और ईएमजी का प्रयोग क्या होता है, मांसपेशी का जांच करने के लिए। तो इसका आंसर क्यों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सशस्त्र सेनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका देखते हैं क्या दिया है। इसका आंसर दिया है डी, केवल 4 सही है। कौन सा सही कथन वही पूछा गया था, केवल 4 वाला सही है। 4 में क्या दिया कि तटरक्षक के क्षेत्रीय मुख्यालयों में से एक पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, तो सही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सुकून का उद्देश्य क्या था, अब ये प्रश्न ओल्ड हो चुका है लेकिन इसका आंसर बता देते हैं, बी होगा, मध्य पूर्व में लड़ाई के दौरान लेबनान से भारत निवासियों का निकास। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा जो कि प्रावधान में नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। ये प्रावधान नहीं किया गया था इसमें, और जो जो दिया सब प्रावधानित है। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा, गलत है, क्योंकि अब वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, जो सुमेलित वही बताना है। तो गुलाबी क्रांति किसके, तो झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे है और हरित क्रांति किससे, ये भी प्रश्न आता है कई बार। देखिए नीली क्रांति से प्रश्न बहुत बार आया, इसको ध्यान रखने योग्य बात है, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और हरित क्रांति किससे है,
तो जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, ये तिलहन नहीं होगा। अब इसके बाद रजत क्रांति का भी प्रश्न आता है तो वो अंडा उत्पादन से है, और उसके बाद लाल क्रांति का टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे है तो आलू उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से क्या है पीली क्रांति है। भूरी क्रांति किससे है तो उर्वरक उत्पादन से है। हरित क्रांति अभी बताए हैं। गुलाबी क्रांति मछली झींगा जो होती है उत्पादन में वृद्धि से है। ये सब जानना जरूरी है, कई बार आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, अब इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम से कहते हैं, और ये लूसेंट भी अच्छे से दिया है। देखिए राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रांची के पठार में पाट क्षेत्र मिलता है। देख सकते हैं कि मध्यकाल इतिहास में झारखंड के राजमहल क्षेत्र में किसका अधिकार स्थापित था, तो शेरशाह का अधिकार स्थापित था। मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन झारखंड में नागवंशी शासक कौन था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसका आंसर हो जाएगा 64 का ए, रघुनाथ शाह। देखिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध भागीरथ मांझी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो इनके नेतृत्व में हुआ था खरवार आंदोलन। ये खटवार नहीं, यहाँ पे खरवार आंदोलन होगा। अब एक प्रश्न इससे बनता है कि किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये आप लोग जान गए कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न इससे बनता है कि कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। ये सब ध्यान रख सकते हैं आप लोग। और भागीरथ मांझी जो है आदिवासियों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, चानन नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अब चानन नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो बी होगा, पंचानन के नाम से जाना जाता है। कुरमाली लोकगीत किस राज्य का प्रमुख जनजातीय लोकगीत है, तो इसका आंसर होगा झारखंड का। चेतन जोशी का जन्म झारखंड में कहाँ पर हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारिया में हुआ था। झारखंड में कोयला क्रम किस काल के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का डी, गोंडवाना कालीन के झारखंड में कोयला क्रम है। देख सकते हैं कि किस राज्य में मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड। अब एक करेंट का प्रश्न उस समय था, इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये देखिए ये भी करेंट का ही प्रश्न था। जो करेंट का हम छोड़ दे रहे हैं, जो ओल्ड हो चुका है, क्योंकि 2021 का नहीं पूछेगा, 23 का पूछ सकता है, अगर हो सके तो दिसंबर 22 का पूछ सकता है। अब इतना ओल्ड तो नहीं पूछेगा, आप लोग बोलेगा तो इसका आंसर हम बता देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या फालतू आप लोग का टाइम खराब करें। ये ओल्ड देखिए, इसमें करेंट अफेयर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान काम्बले की साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए, पद्मश्री पुरस्कार से। किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, इसका आंसर होगा बी, आयशा अजीज ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIFF फंड ऑफ फंड्स यानी FOF में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, करंट का प्रश्न था ये, तो इसका आंसर भी होगा 100 मिलियन डॉलर का, महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया है, अब इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो बी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत चर्चा में था। BPSC की परीक्षाओं में ऐसा ही प्रश्न पूछा था। अगर BPSC का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी हम बता सकते हैं कैसे कहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ पे, क्योंकि दिए हुए हैं, उसका भी तैयारी किए हुए, 1 साल तैयारी किए थे अच्छे से, एक बार दिए हैं उसका, फिर पेपर देने गए, दे के आए, हमारा अच्छा नंबर बन रहा था, फिर पता चला ट्रेन में थे तो कैंसिल हो गया पेपर ही, तो उसके बाद मन नहीं किया देने का, फिर UPSC पे पूरा फोकस कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इस देश में हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया, तो ये देखिए अभी ये करंट का प्रश्न है उस समय, इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। आप लोग बोलेंगे तो इसका आंसर बता, देखिए करेंट कराए हैं हम, उड़ान का और एग्जाम फाइटर का बुक से करेंट अफेयर कराए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभी ही नजर आते हैं, इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गो पशु जो मालिकों द्वारा
रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। आप उस औषधि का नाम बताइए आप लोग कमेंट में, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो हम बताएंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न आता है इन्वायरमेंट पर। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पोषक चक्रण और फसल परागण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर वही महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, राष्ट्रीय उद्योग में अनुमति नहीं है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं वही बताना है। तो इसमें सी सही सुमेलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कोलकाता दिया है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, आर्सेनिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदूषक दिया, एक तरफ प्रभाव दिया, मतलब इस प्रदूषक से कौन सा प्रभाव होता है ये पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होता है, और ये हृदय गति भी प्रभाव पड़ता है केंद्रीय कार्बन मोनोऑक्साइड से। नाइट्रोजन की ऑक्साइड से क्या होता है? तो स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाता है इससे। धूलकण से क्या हो जाता है? तो इससे कैंसर हो जाता है। और शीशा से क्या होता है? शीशा क्या होता है? लीवर और किडनी की को क्षति पहुंचता है शीशा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 और डी का 1। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? अब इसमें इसका कारण बताना है, तो इसका आंसर ए हुआ, वनोन्मूलन है प्रमुख कारण। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, म्यांमार। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्जेंटीना में है। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, फुटबॉल से संबंधित है। ब्रिक्स देशों का पहला मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ए होगा, चीन। महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में प्रारंभ किया गया था, सही है। दूसरा हम क्या देखें, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित थे, नहीं, गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार के साथ ही मूल अधिकार भी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा डी, गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अपशिष्ट। तो ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इसमें जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन था ना 2021 का था, तो इसलिए हम नहीं कराए हैं। अगर नवंबर दिसंबर 2022 का भी रहता तो करा देते, लेकिन 21 का कोई मतलब नहीं है। आप लोग आएंगे तो अगले प्रैक्टिस से करा देंगे। और इसका करेंट अफेयर जो होता है 2023 का जरूर देखिएगा। एग्जाम फाइट का पूरा मैराथन वीडियो लाए हैं, 7 घंटे का है पूरा, देख सकते हैं उसको। उड़ान पब्लिकेशन का भी करेंट अफेयर कराए हैं, उसको भी देख सकते हैं। उसका एमसीक्यू और 1 लाइनर दोनों कराएं। और जो टॉपिक है उड़ान पब्लिकेशन के बुक में जो नहीं करा पाए उसका PDF हम अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग एक बात बताना है, ज़रूर सुनिए, स्किप नहीं करिएगा। हम सोच रहे हैं फर्स्ट पेपर मॉर्निंग में और इवनिंग में सेकेंड पेपर अपलोड किया जाए रेगुलर। तो आप लोग एग्जैक्ट टाइम बताइए किस टाइमिंग पे अपलोड किया जाए, उसी टाइम पे अपलोड किया जाएगा ताकि तुरंत आप लोग देख सकें। आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।